हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल रंजन जी सेंटर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक छूट गया था 4 नंबर वाला, वो आज हम लोग देखेंगे। कौन कौन छूटा था, तो 4, 5, 6 छूटा था और इसके आगे जो है 3, 7, 8, 9 ये छूट गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला जो है बोलता है 4 नंबर में, किसी धनात्मक को दिए गए धन पूर्णांक के गुणज में व्यक्त करें। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन इसी प्रकार जो होता है टॉपिक, वो क्या करता है कि ऐसे बना देता है। ठीक, तो देखिए, जब वही यही वाला जो है इसका रूप में हो गया। ठीक, अब देखिए इसका बोलता क्या है, ये बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें जब हल करेंगे तो सबसे पहला में मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि हल हल लिखेंगे। ठीक है, हल, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना माना कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए। अब हम एक बी बराबर लिखेंगे, यहाँ पर बी बराबर 2 लिखेंगे। आप लोग कहिएगा कैसे 2 लिख दिया, तो जो सम पूर्णांक अगर वहाँ पर यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर हम 4 लिखते, 3 रहता तो यहाँ पर 3 लिखते, 6 रहता तो यहाँ पर 6 लिखते। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्या करना है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर टू क्यू प्लस 1, तो केवल खाली जो क्यू के साथ में गुना है उसको हम लोग लिख देंगे बी के मान। ठीक है, तो अब हमको क्या लिखना है, तो अब हमको उसके साथ लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका से ये क्या कहता है, ये बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पर क्या होता है कि जीरो जो होता है ऐसे होता है, फिर और कुछ होता है तो यहाँ पर आर होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पर बी होता है। ठीक, यही वाला होता है। और जहाँ जहाँ पर ए और बी और क्यू है वहाँ पर हम बैठाएंगे उसका मान। ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, तो बैठाएंगे उसका मान। तो देखिए यहाँ बैठाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए के जो मान है, यहाँ ए है, बी के मान कितना है तो 2 है, और क्यू के मान क्यू है। ठीक, अब आर के मान यहाँ पर क्या करेंगे, आर के मान लिखेंगे, आर के मान यहाँ पर 0, कितना लिखेंगे 0। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे कि आर के मान, आर बराबर 0 लेने पर रखने पर रखने पर। ठीक, अब देखिए ए बराबर जो हो जाएगा 2 क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए के मान जो आया है 2 क्यू के बराबर आया है, और 2 क्यू के बराबर कब आया है, जब 0 बैठाए हैं तब। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो धनात्मक समपूर्णांक है 2 क्यू का होता है। ठीक, अब इसी प्रकार हम आगे लिखेंगे, अब और लिख देते हैं, और ए बराबर 2 क्यू प्लस में अगर वन के मान, आर के मान 1 लेते हैं, आर के मान 1 लेते हैं, 1 रखने पर 1 रखते हैं, तब देखिए यहाँ पर जो ए बराबर आया 2 क्यू प्लस में 1 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि जो एक है वो विषम पूर्णांक की फॉलो कर रहा है। ठीक, ये विषम के और ये सम के लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर 2 क्यू सम पूर्णांक है तथा तथा 2 क्यू प्लस 1 एक विषम विषम पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का रूप होता है, रूप होता है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ए है। ठीक, ये वाला लिखें, ए बराबर 2 क्यू। जब हम यहाँ पर क्यू की जगह पर कोई सम संख्या को रखते हैं, कौन संख्या में, तो कोई सम संख्या को रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 को रखते हैं, तो 2 दूना 4, ये भी सम संख्या प्राप्त हुआ, एक मान सम संख्या। अगर हम क्यू की जगह पर मान लेते हैं कि सम संख्या में 8 को रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। ठीक, अगर हम वही भी सम संख्या रख देते हैं यहाँ पर, एक विषम संख्या का रूप रखते हैं 2 क्यू प्लस में 1, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 में 1 से गुना करते हैं, कोई संख्या 1 से गुना करते थे, यहाँ कितना हो जाता है, 2 एकम 2 प्लस में 1 बराबर 3। अब देखिए ये कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है, कैसी संख्या, तो विषम संख्या है। ये कैसे आया, तो विषम संख्या का रूप यही वाला है, जो रूप है इसका यही वाला है, विषम संख्या का रूप। ठीक, तब आया क्या, तो ये आया विषम संख्या। अगर हम यहाँ पर 2 क्यू की जगह 2 क्यू प्लस 1 यानी 2 की जगह पर मान लेते हैं 2 रखते, तो यहाँ पर भी आता वही विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या था। तो ये वाला आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या देखेंगे, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो भी बोलता है क्या है, तो ये बोलता है कि जब भी हम कोई संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कोई भी संख्या यानी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो केवल एक ही रूप में वो टूट सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 है। ठीक, 60 है, 60। अब जब हम इसको तोड़ते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, कर देते हैं 355। यहाँ पर जब आवाज गुणनखंड की है तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना
3 गुना 5 आया, ठीक। तब आया किसके बराबर, तो 60 के बराबर आया है। अब देखिए इसको जो तोड़ने का तरीका है, अगर हम और भी दूसरा तरीका से तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे 60 यहाँ पे लीजिए, 60 को लिख सकते हैं 3 गुने 4 गुने 5, ठीक। अब देखिए इस रूप में भी तोड़ा जा सकता है 60 को, लेकिन जो आधारभूत प्रमेय कहता है कि जब भी हम कोई भाज्य संख्या को तोड़ेंगे, ठीक, केवल तोड़ेंगे, तो उसमें जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कि जो 2 2 3 5, ये तो ऊपर वाला में दिखाई दे रहा है कि जो अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 60 वाला को नीचे तोड़े हैं 3 गुने 4 गुने 5, तो उसमें देखिए जो 4 है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। कौन संख्या है, तो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जैसे ही आ गया तो ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक। तो केवल जो 60 है उसको हम एक ही तरीका से तोड़ सकते हैं, जो कि अभाज्य के रूप में होगा, अभाज्य संख्या के रूप में होगा, तो ये वाला फॉर्म होगा, ठीक। तो एक अद्वितीय होता है, यानी उसको हल करने का जो 60 को तोड़ने का एक ही रूप है, केवल अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो यही बोलता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना। क्या समझेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको तो मिटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बोल रहा है यहाँ पर कि 14 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें कौन सा विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे, तो हल में लिखेंगे क्या, तो 14 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 14 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 14 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 7, हो गया 2 गुना 7। अब हम जब 16 को करेंगे, 16 को तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। अब देखिए जो दोनों में कॉमन हो और उसका पावर 1 हो, यानी सबसे कम होना चाहिए, वही एचसीएफ कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि देखिए 14 है और 16 है, तो 14 में 2 है और 16 में भी 2 है, ठीक। दो दो मिल गया, यानी 1 मिला भी, और भी कहूँ ऐसा नहीं है। देखिए तो जो 2 के पावर हुआ 1, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एसीए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही अगर और भी क्वेश्चन पूछे, ऐसे बोले कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 है, यहाँ पर 18 है, हाँ एसीएफ याद करें, ठीक। एसीएफ याद करें तो यहाँ 15 लिखेंगे, अब यहाँ इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, अब यहाँ 18 है, तो 18 बराबर कैसे टूटेगा, तो यहाँ टूटेगा 3 है, 2 गुना 3 गुना 6 6 3 18। केवल अभाज्य गुणनखंड में ही तोड़ना है। जैसे 3 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 5 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य के रूप में ही तोड़ना है। कैसे, तो 3 जो है अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, ऐसे तोड़ना, ठीक। अब देखिए जो 3 है और इसमें भी 3, यानी 3 3 जो मैच किया तो केवल एक मैच किया है, तो उसका जो आंसर होगा एचसीएफ वो भी केवल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में अगला।